हेलो एवरीवन। तो आज से हम क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या होते हैं? ये हमारे पास होते हैं द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स required to describe the particle or a system। ठीक है, particle or a system completely। अब हमने किसी पार्टिकल को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। जैसे आपने मुझे डिस्क्राइब करना है तो आपको कितने कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है, ठीक है, मुझे डिस्क्राइब करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे मान लेते हैं, जैसे कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई है और ये जेड डायरेक्शन है। कोई पार्टिकल हमारा एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, कोई पार्टिकल हमारा सिर्फ क्या कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमारे पास इस पार्टिकल को अगर हमने डिस्क्राइब करना है तो हमें कितने कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है वो फाइंड करना है। देखो, पार्टिकल एक डायरेक्शन में है तो हमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर हम ये बता दें कि पार्टिकल अब एक्स इतने पोजीशन पे है, अब इतने पे है, अब इतने हैं, ठीक है, तो हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है इस पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 1। सपोज कर लो मैं बोल रही हूँ, अब साथ में एक बात का ध्यान रखना कि मैंने लिखा है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट। ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। अब ये इंडिपेंडेंट वर्ड से क्या मतलब है ये आपको अब पता चलेगा। जैसे कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्स वाई जेड। हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, वो एक्स वाई प्लेन में है। सर्कल इन आ एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अगर कोई सर्कल एक्स वाई प्लेन में पड़ा है, अब पार्टिकल मूव कर रहा है सिर्फ इस सर्कल का, सपोज कर लो रेडियस आर है, ठीक है, इस सर्कल का रेडियस आर है, पार्टिकल मूव कर रहा है सिर्फ इसके सरफेस पे, ये यहाँ पे मूव कर रहा है सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे मूव कर रहा है। तो अगर आप देखोगे इसकी इक्वेशन बनाएं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। आर क्या है, रेडियस। पार्टिकल देखो कहाँ पे मूव कर रहा है, पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है सिर्फ, ठीक है, इस सर्कमफ्रेंस पे मूव कर रहा है पार्टिकल, ठीक है। तो हमारे पास पार्टिकल कहीं पे भी यहाँ पे घूमे, ठीक है, इस क्लोज्ड पाथ पे कहीं पे भी क्या बोल सकते हैं, रिवॉल्व करे, ठीक है, तो हमारे पास जो रेडियस है वो कांस्टेंट रहेगा। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इस पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है, ठीक है, इस पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए कितने नंबर ऑफ पार्टिकल की ज़रूरत है। अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ से देखो, अगर आपको x पता चल गया, ठीक है, आपको इस पार्टिकल का x पता चल गया, ठीक है, सपोज कर लो, तो आप क्या कर सकते हो, y निकाल सकते हो, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आर तो कांस्टेंट है, x की वैल्यू आपको पता चल गई और y की आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कर रहा है, y डिपेंड कर रहा है x पे, ठीक है, y क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है x पे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है, ये तो मैंने y निकाला है, ठीक है। अगर आपको x नोन हो तो आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर y नोन है तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। तो इन दोनों में से देखो, अगर आपको एक वेरिएबल पता चल गया तो आप दूसरा निकाल सकते हो। तो हमारे पास एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वन वेरिएबल इंडिपेंडेंट है,
ठीक है। सपोज कर लो x हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको पता है। तो जो आपके पास y वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट अपॉन x हो जाएगा, डिपेंडेंट ऑन x। तो यहाँ पे मुझे कितने वेरिएबल, ठीक है, हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या थे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द सिस्टम। तो यहाँ पे कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स है, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 2 होंगे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। अब मैंने सर्कल बना दिया था 2 डायमेंशन में, आपके माइंड में आया होगा कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल 1D में था तो हमारे पास डायमेंशन 1 थी, अब डायमेंशन 2 हो गई हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गई हैं। बट नहीं, आपने इसको देखना है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, ठीक है, अदरवाइज फिर क्वेश्चन गलत करके आओगे, ठीक है। अब अगर मैं, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करती हूँ। अब पहले हमने क्या किया है अभी, ठीक है, किसके लिए डिग्री ऑफ, यहाँ पे मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 लिख दिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, क्योंकि हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट आया है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 1 है। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कब आया है, अगर पार्टिकल सिर्फ यहाँ पे मूव कर रहा है, इस सर्कमफ्रेंस पे मूव कर रहा है, ठीक है। अगर मैं अब बोलूँ कि पार्टिकल हमारे पास स्फीयर के विदिन मूव कर रहा है, ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, एक्स वाई जेड। अब पार्टिकल कहीं पे भी घूम सकता है, ठीक है, पार्टिकल कहीं पे भी मूव कर सकता है इनसाइड द स्फीयर, वो यहाँ पे भी मूव कर सकता है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी x² + y² लेस देन और इक्वल टू r², ठीक है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल इनसाइड ही मूव कर रहा है, पर पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा हो, जैसे ये वाला केस किया था, तो इक्वल टू का साइन आ जाएगा, और अगर इनसाइड कहीं पे मूव कर रहा है तो लेस देन का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इस केस की बात करें तो हमारे पास क्या है, ठीक है, हमारे पास अब देखो, अब r आपके पास वेरिएबल है, ठीक है, r अब वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा, अगर आप यहाँ पे हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर यार यहाँ पे है, पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है तो r कांस्टेंट है, ठीक है। कहीं पे भी जाओगे, यहाँ पे सब जगह क्या है, r कांस्टेंट है। अगर r कांस्टेंट है, x पता चल गया तो y निकाल सकते हैं हम। बट अगर पार्टिकल इनसाइड मूव कर रहा है, ठीक है, अगर पार्टिकल इनसाइड मूव कर रहा है तो r कांस्टेंट नहीं है। इस पार्टिकल का रेडियस देखोगे ये है, ठीक है, यहाँ तक डिस्टेंस देखोगे ये है, फिर यहाँ तक देखोगे ये आ जाएगा। तब हमारे पास ओरिजिन से पार्टिकल तक का डिस्टेंस क्या है, सेम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ से यहाँ डिस्टेंस देखें वो सेम नहीं है, तो अगर अब आपने निकालने हैं, ठीक है, अब आपके पास ये इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स आएंगे, ठीक है। अब आपके पास क्या आ रहे हैं, 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं। तब अब अगर आपको x की वैल्यू पता चल गई, ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। तो अब आपको क्या चाहिए, अगर 2 वेरिएबल पता होंगे तब आप थर्ड की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। वैसे तो हमने r क्या माना था, रेडियस माना हुआ है, ठीक है। तो अगर रेडियस मान के चल रहे हो तो r कांस्टेंट है। बट अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाले, यहाँ से यहाँ तक का अगर हम डिस्टेंस निकाले तब, ठीक है, तब आपके पास वो डिस्टेंस वेरी करेगा। यहाँ से यहाँ तक का कुछ और होगा, यहाँ से यहाँ तक का कुछ और होगा, यहाँ से यहाँ तक का कुछ और डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल चाहिए तब आपके पास थर्ड वेरिएबल निकल सकता है, ठीक है। तो आपके पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए। तो इस केस में आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो अगर पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा था तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 थे, अगर इनसाइड भी मूव कर रहा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 2 हो गए। तो इस बात का ध्यान रखना है, सिर्फ माइंड में रखना कि डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होते क्या हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या होते हैं, सिर्फ वर्ड मत भूलना, ठीक है। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं टू रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द सिस्टम कंप्लीटली, ठीक है। अब हमने 1D की बात की है, 2D की बात की है, अगर हम अब 3D की बात करें,
ठीक है, तब आपके पास क्या होगा, सपोज कर लो आपके पास पार्टिकल है कोई, ठीक है, अब मैं स्फीयर बना रही हूँ, ठीक है, ये लग तो वैसे सर्कल ही रहा है बट मैंने बनाया स्फीयर है, ठीक है, तो इसको एज अ स्फीयर मान के देखना। तो ये हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखोगे, अब मैं बोलूँ कि पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, तो आप जल्दी से इसका आंसर बता दो क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, क्योंकि ये 3D में बात कर रहे हैं, बट नहीं, बट आपको अब देखना होगा। अगर इसका रेडियस मान लेते हैं r, अब पार्टिकल अगर सिर्फ यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है, इस कर्व्ड सरफेस पे घूम रहा है, तो पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो रेडियस r होगा, ठीक है। कहीं पे भी जाओगे ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो मैं इसकी इक्वेशन बना सकती हूँ x² + y² + z² इज इक्वल टू r²। अब देखो यहाँ पे अगर आपको दो की वैल्यूज़ पता चल जाए, अगर x y क्या हो, नोन हो, आपको पता चल जाए, तो अब z निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, इन दोनों टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाओ, r² - x² - y², क्योंकि r कांस्टेंट है बट x और y आपको पता है, तो z की वैल्यू निकाल सकते हो। तो z क्या है, डिपेंडेंट अपॉन, ये डिपेंड कर रहा है ऑन x एंड y। तो अब देखो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितने होने चाहिए, ठीक है, कितने नंबर ऑफ आपके पास इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, 2 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, 2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तब आप थर्ड की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस केस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम सिमिलर जैसे उसमें किया था, अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास पार्टिकल यहाँ पे नहीं मूव कर रहा, इनसाइड भी है, ठीक है, अब पार्टिकल इनसाइड कहीं पे भी घूम सकता है। अगर इनसाइड घूम सकता है तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये डिस्टेंस सेम नहीं है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² + y² + z² लेस देन और इक्वल टू r² हो जाएगी। अब आपको क्या चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपके पास ओरिजिन से उस पार्टिकल तक का डिस्टेंस सेम नहीं है, ठीक है, ओरिजिन से उस पार्टिकल तक का डिस्टेंस सेम नहीं है। तो अब आपको क्या चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है, ठीक है, तब आपके पास चौथा वेरिएबल निकलेगा। तो हमारे पास इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, 3 हो गए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए हैं, 3 हो गए हैं, ठीक है। तो हम ऐसे किसी के भी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको क्या पता होनी चाहिए, इसकी बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रेंट्स। नेक्स्ट है कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, ये क्या होती हैं, ये हमारे पास, हम इसके डेफिनेशन लिख सकते हैं, ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शंस बोल सकते हैं, इम्पोज्ड ऑन दी बॉडी, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन दी बॉडी। अब ये कंस्ट्रेंट्स हैं क्या, कंस्ट्रेंट्स मीन्स हमने किसी सिस्टम पे कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दी हैं, ठीक है, अब वो कंडीशन को फॉलो करता करता हुआ उसने मोशन करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज कर लो मेरे पास ये एक कोन है, ठीक है, ये मेरे पास कोन है, ठीक है। अब अगर हम इस कोन की बात करें, अब मैंने क्या कंडीशन इम्पोज की है कि पार्टिकल सिर्फ इस कर्व्ड सरफेस में मूव कर सकता है, ठीक है, पार्टिकल सिर्फ इस कर्व्ड सरफेस में मूव कर सकता है। तो हमारे पास क्या होगा, अगर ये कोन है, ठीक है,
कोन हमारे पास 3D में होती है, आइसक्रीम तो सभी खाते हैं, तो वो अगर आप कोन देखोगे वो 3D में होती है। अगर वो 3D में होती है तो हमारे पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम बनने चाहिए, ठीक है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम बनने चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि कोन पार्टिकल कोन के सभी, ठीक है, सब तरफ जा सकता है, इनसाइड उसके सरफेस पे कहीं पे भी मूव कर सकता है, तो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने बनने चाहिए, 3 बनने चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, ठीक है, एक तरफ मैं बोल रही हूँ कि ये कौन है, ठीक है, पार्टिकल कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है, अगर कहीं पे भी जा सकता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब अगर मैं बोलूँ कि पार्टिकल सिर्फ इस कर्व्ड सरफेस में मूव करना चाहिए, ठीक है, मूव ऑन ओनली ऑन कर्व्ड सरफेस, ठीक है, अगर वो सिर्फ कर्व्ड सरफेस में मूव करना चाहिए तो हमारे पास ये एक मैंने कंडीशन ही लगा दी है, एक रिस्ट्रिक्शन ही लगा दी है, ठीक है। कहीं तो पार्टिकल सब जगह घूम सकता था, बट अब पार्टिकल सिर्फ इस कोन में घूम रहा है, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, तो इसे हम बोलते हैं कि मैंने कंस्ट्रेन लगा दी है। अब कंस्ट्रेन लगाने से होगा क्या, ठीक है, कंस्ट्रेन लगाने से होगा क्या, अब ये क्या है, एक सर्कल ही होता है, ठीक है, कोन का अगर आप वो देखोगे कर्व्ड सरफेस वो एक सर्कल ही होता है। सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x² + y² लेस देन और इक्वल टू r², ठीक है, वो यहाँ पे भी घूम सकता है तो r² आ जाएगा, अगर इनसाइड घूम रहा है तो लेस देन वाला साइन आ जाएगा। तो ये हम कर चुके हैं, तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितने चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास ओरिजिन से, ठीक है, पार्टिकल तक का डिस्टेंस सेम नहीं होगा। अगर सेम नहीं होगा तो अब हमें 2 वेरिएबल की ज़रूरत, अगर 2 वेरिएबल पता चल जाए तो थर्ड निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर 2 वेरिएबल पता चल गए तब हम थर्ड निकाल सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कहीं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 थे, ठीक है, कहीं हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ गए हैं, 2, तो कंस्ट्रेन लगाने से डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कंस्ट्रेंट्स लगाने से, ठीक है, कंस्ट्रेंट्स लगाने से हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। अगर हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ रहे थे। अगर हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि सिर्फ इस कर्व्ड सरफेस में मूव करने चाहिए तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ गए हैं, 2 आ गए हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो, ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लेना कि ये रिड्यूस हो जाएंगे। अब हमारे पास कंस्ट्रेंट्स भी, ठीक है, 4 टाइप्स की होती हैं। कंस्ट्रेंट्स हमारे पास 4 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है होलोनोमिक कंस्ट्रेन, फिर उसके बाद आती है नॉन होलोनोमिक, उसके बाद आती है स्टेशनरी, ठीक है, कंस्ट्रेन, उसके बाद आती है टाइम डिपेंडेंट या फिर नॉन स्टेशनरी बोल सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास ये कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं, फर्स्ट है होलोनोमिक कंस्ट्रेंट, ठीक है, होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स मींस जो हमारे पास, ठीक है, जैसे हमने कंस्ट्रेंट लगाई थी, ठीक है, कि हमारा पार्टिकल सिर्फ इस कोन में मूव करना चाहिए, इस कर्व्ड सरफेस में मूव करना चाहिए। तो इसकी जो हमने इक्वेशन क्या लगाई थी, ठीक है, इक्वेशन क्या बनाई थी, x² + y² इज लेस देन r², ठीक है। जब पार्टिकल इसमें घूमेगा तो इसी कंडीशन को
सेटिस्फाई करेगा कि अगर यहाँ पे है तो आर स्क्वायर इक्वल वाला साइन आ जाएगा, अगर इनसाइड मूव कर रहा है तो लेस देन वाला साइन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसको हम क्या बोल सकते हैं, कंस्ट्रेन इक्वेशन, कंस्ट्रेन इक्वेशन, ठीक है। अब अगर हमारे पास कंस्ट्रेन इक्वेशन में सिर्फ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, ठीक है, अगर सिर्फ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं तो हमारे पास वो कंस्ट्रेन क्या होगी, होलोनोमिक होगी, ठीक है। इसमें वेलोसिटी नहीं आनी चाहिए, वेलोसिटी कंपोनेंट नॉट प्रेजेंट, ठीक है, वेलोसिटी कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए होलोनोमिक कंस्ट्रेन में। या फिर एक और वे से भी आप बोल सकते हो कि जो हमारे पास एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जानी चाहिए, एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जानी चाहिए। जैसे हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था कि पार्टिकल, इसका अगर सर्कल का रेडियस r है तो हमारे पास पार्टिकल यहाँ मूव कर रहा है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ इस सर्कमफ्रेंस पे मूव कर रहा है। तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमने सिर्फ यहाँ पे मूव कर सकता है, इस सर्कमफ्रेंस पे मूव कर सकता है। तो इस इक्वेशन में देखो जो हमने कंस्ट्रेन लगाई है वो किस पे लगाई है, पार्टिकल की पोजीशन पे लगाई है, ठीक है। जो कंस्ट्रेन लगी है वो पार्टिकल की पोजीशन पे लगी है। अगर जो कंस्ट्रेन हम लगा रहे हैं वो वेलोसिटी पे लग रही होती, ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी पे कंस्ट्रेन लग रही होती, तब हमारे पास वो क्या होता, नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेन होती, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी प्रेजेंट होती, वेलोसिटी कंपोनेंट इज प्रेजेंट, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन क्या होगी, होलोनोमिक कंस्ट्रेन होगी, ठीक है। अब एक पॉइंट और नोट कर लेना, इसमें ऑलवेज कोई भी इनइक्वालिटी नहीं आती है, ठीक है। इनइक्वालिटीज आर नॉट प्रेजेंट, इनइक्वालिटीज आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। इनइक्वालिटीज प्रेजेंट नहीं होती हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अगर हम बोलें कि पार्टिकल कहीं पे भी मूव कर सकता है, इस सर्कल के इनसाइड भी जा सकता है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, लेस देन और इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसको तो हम अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी अगर इनइक्वालिटी आ जाती है तो वो किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है, नॉन होलोनोमिक में, इनइक्वालिटीज प्रेजेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, पहला पॉइंट तो यही है कि होलोनोमिक मींस एक अलजेब्रिक इक्वेशन बननी चाहिए, जो हम कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं वो पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पार्टिकल की पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई भी वेलोसिटी कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होता है और इनइक्वालिटीज़ प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो इसकी एग्जांपल एक तो यही हो जाएगी। उसके बाद नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेन मींस वेलोसिटी कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, इनइक्वालिटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे अलजेब्रिक इक्वेशन तो नहीं बन सकती, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये हो जाएगी कि पार्टिकल इनसाइड कहीं पे भी मूव कर सकता है, इनइक्वालिटी आई है तो हमारे पास क्या होंगी, नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेन होगी, ठीक है। इसकी और एग्जांपल है जैसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या फिर सिंपल पेंडुलम की बात करें हम, ठीक है। अगर हम क्या बात करें सिंपल पेंडुलम की, तो सिंपल पेंडुलम कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। ये इसकी लेंथ है, पहले पार्टिकल यहाँ पे था, ये ऐसे लटक रही थी, ठीक है, पहले यहाँ पे थी बॉब, फिर मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया, कितना एंगल हुआ, थीटा एंगल से, ठीक है। इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, तो पार्टिकल का सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। ये एंगल क्या है, अगर हम एंगुलर मोशन में बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट को हम एंगल बोल देते हैं। अगर लीनियर में है तो वो डिस्प्लेसमेंट ही होता है। अगर हम एंगुलर मोशन कर रहे हैं तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को हम एंगल से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है,
ठीक है, सिर्फ थीटा वेरी कर रहा है, कोई वेलोसिटी के साथ तो रिलेशन नहीं है, ठीक है, कोई वेलोसिटी पे तो हमने कंडीशन अप्लाई नहीं की है, सिर्फ किस पे है कंस्ट्रेन, सिर्फ इस थीटा पे कंस्ट्रेन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंपल पेंडुलम है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक होलोनोमिक की कंडीशन हो जाएगी। तो हमारे पास जो ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम पे जो कंडीशन क्या है कि वो ये सिर्फ ये ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, ठीक है। तो क्या वेरी कर रहा है, सिर्फ थीटा वेरी कर रहा है, इसकी वेलोसिटी पे तो हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, रिस्ट्रिक्शन लगी किस पे है, सिर्फ इस एंगल पे लगी है, और ये एंगल क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो होती है, पोजीशन ही तो होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक होलोनोमिक कंस्ट्रेन में आएगा, ठीक है। तो सिर्फ डिफरेंस ये याद रखना, कुछ पॉइंट्स हैं। अब उसके बाद है हमारे पास स्टेशनरी कंस्ट्रेन क्या होते हैं, और टाइम डिपेंडेंट या फिर नॉन स्टेशनरी कंस्ट्रेंट्स हमारे पास क्या होती हैं। अगर हम बात करें स्टेशनरी कंस्ट्रेंट्स की, ये क्या होती हैं, नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, नॉट डिपेंड्स अपॉन टाइम, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप यही हो, ठीक है, क्या ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है सिंपल पेंडुलम, कहीं पे भी इसकी इक्वेशन में, ठीक है, टाइम वाला कुछ फैक्टर आएगा नहीं आएगा, ठीक है। ये सिर्फ क्या डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कि थीटा कम ज़्यादा हो रहा है उसकी वजह से इसका मोशन हो रहा है, तो इसमें कहीं पे भी टाइम का, ठीक है, कोई भी फैक्टर नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास क्या है, एक टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट कंस्ट्रेन है। तो ये हमारे पास क्या है, स्टेशनरी कंस्ट्रेन की एग्जांपल हो जाएगी, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट मींस टाइम प्रेजेंट है, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन टाइम। तो ये हमारे पास क्या है, टाइम पे डिपेंड करेगा और ये टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कोई पार्टिकल है, ठीक है, वो मूव कर रहा है, ठीक है, कोई पार्टिकल हमारे पास मूव कर रहा है, अगर हम उसकी मोशन को देखें, पार्टिकल कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है, उसका टाइम के साथ तो कोई रिलेशन नहीं है। अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें x² + y² लेस देन और इक्वल टू r², क्या यहाँ पे जो पोजीशंस हैं वो टाइम पे डिपेंड करेंगी, नहीं करेंगी। तो ये भी क्या है, हमारे पास स्टेशनरी कंस्ट्रेंट है। अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास, ठीक है, जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज बोल सकते हो इज चेंजिंग विद रेट बीटा, ठीक है, जो रेडियस है स्फीयर का या फिर सर्कल का, अगर वो बीटा, ठीक है, रेट बीटा से चेंज हो रहा है, ठीक है, मींस आर हमारा चेंज और रेट का मतलब ही टाइम आ जाना है कि जो वेरिएशन है वो टाइम के साथ हो रही है, रेडियस उसका टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, टाइम डिपेंडेंट कंस्ट्रेंट हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिख देती, क्योंकि अब हमारा रेडियस क्या है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, पहले तो ये कांस्टेंट था। अगर रेडियस हमारा टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इक्वेशन में टाइम दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो वो कौन सी कंस्ट्रेंट है, टाइम डिपेंडेंट कंस्ट्रेंट है, ठीक है। अब हम इसकी और एग्जांपल्स करते हैं। जैसे हमारे पास अगर हम बात करें, एक ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, इंक्लाइंड मीन्स कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अगर ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, कोई बॉक्स है, ठीक है, ये कोई बॉक्स है जिसका मास m है, ठीक है, मैंने यहाँ से छोड़ दिया, ठीक है, अगर मैंने यहाँ से छोड़ दिया, ये क्या है, जो प्लेन है ये बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट है, ये पार्टिकल यहाँ से स्लिप करता हुआ आ सकता है, ठीक है। तो हमारे पास ये पार्टिकल क्या है, स्लिप करता हुआ नीचे आ सकता है, ठीक है। तो हमारे पास जो ये पार्टिकल यहाँ से छोड़ दिया, ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये हमारे पास किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि ये सरफेस कौन सा है, ये क्या है, स्लाइडिंग सरफेस है, ठीक है। यहाँ से वे
स्लाइड करता हुआ आ सकता है, ठीक है। ये स्लाइडिंग किस पे डिपेंड करेगी, इस थीटा पे डिपेंड करेगी। ये स्लाइडिंग हमारे पास थीटा पे डिपेंड करेगी, क्योंकि जो सरफेस है वो बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है, बिल्कुल प्लेन सरफेस है। जैसे हमारे घर का फर्श होता है ना, बिल्कुल साफ, ठीक है, प्लेन, वैसे ये है। तो अगर आप इसको यहाँ से छोड़ोगे तो वो अपने आप यहाँ पे नीचे आ जाएगा। क्यों नीचे आ रहा है, एक तो सरफेस फ्लैट है, एक ऊपर से ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जितना थीटा ज़्यादा होगा उतना वो ज़्यादा छेती आएगा नीचे, अगर जितना थीटा कम होगा उतना वो स्लोली स्लोली नीचे आएगा। तो यहाँ पे क्या कोई कंस्ट्रेन इक्वेशन में जब हमने लगाई, क्या कहीं पे भी टाइम का कोई वो आ रहा है, फैक्टर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये एक स्टेशनरी है, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ पोजीशन पे कंस्ट्रेन लग रही है, ठीक है, क्योंकि थीटा एक पोजीशन कोऑर्डिनेट है। तो अगर थीटा एक पोजीशन कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट ही तो है, तो हमारे पास ये क्या है, ये कौन सी कंस्ट्रेन होती है, होलोनोमिक कंस्ट्रेन होती है, ठीक है। ये एक होलोनोमिक कंस्ट्रेन होगी। अब ये कब है, जब हमारे पास, मैं बोल रही हूँ, सरफेस ये स्लिप करता हुआ आ रहा है, ठीक है, विद स्लिपिंग आएगा पार्टिकल। अगर पार्टिकल विद स्लिपिंग आएगा, विद स्लिपिंग, अब अगर मैं आपको बोलूँ कि ये सरफेस प्लेन नहीं है, ठीक है, ये सरफेस रफ है आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास जो ये सरफेस है, ठीक है, ये रफ सरफेस है, अगर रफ सरफेस है तो पार्टिकल ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है तो ये इंक्लाइंड प्लेन ही, बट अब ये रफ सरफेस है तो पार्टिकल सीधा नीचे नहीं आ सकता। वो डिपेंड करेगा कि आपका सरफेस कैसा है, ठीक है। वो कहीं वेलोसिटी, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाए, ठीक है, कोई आपके पास थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ आ जाए, ठीक है, तो हमारे पास ये यहाँ पे रुकेगा, फिर आगे जाएगा इस एंगल की वजह से। तो यहाँ पे कभी वेलोसिटी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, बट यहाँ पे तो सरफेस की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, तो वो सीधा नीचे आ रहा था इस एंगल की वजह से। बट यहाँ पे अब सरफेस रफ है तो उसकी वजह से वो ऊंचाई हो सकती है, ढलान हो सकती है कहीं, ठीक है। तो हमारे पास अब ये क्या कर रहा है, सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्या किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। वेलोसिटी पे क्यों डिपेंड करेगा, क्योंकि अब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, यहाँ पे तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी क्योंकि सरफेस फ्लैट था। अब अगर सरफेस रफ है तो कहीं पे ज़्यादा हो सकती है, कहीं पे कम हो सकती है। तो ये वाली कंस्ट्रेन हमारी क्या होगी, नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेन होगी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का, ठीक है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा तो वो क्या हो जाएगी, नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेन हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये कंस्ट्रेन की कुछ टाइप्स थी। अब हमें पता है कि कंस्ट्रेन लगाने से क्या हो जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कम हो जाती हैं, ठीक है। कंस्ट्रेन लगाने से डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कम हो जाते हैं, ठीक है। तो कितने कम होते हैं उसका हमने एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाया है। अब हमारे पास कंस्ट्रेन लगाने से डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कम हो जाते हैं, तो कितने कम हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3n-k, ठीक है। अब ये 3 क्यों आया है, अगर हम 3D की बात कर रहे हैं, 3D की बात कर रहे हैं, ये एक जनरलाइज फॉर्मूला है। अगर आप 3D में देख रहे हो तो ये होंगे 3n-k। अगर हम बात कर रहे हैं 2 डायमेंशनल की तो 2n-k हो जाएगा ये 2D में। अगर आप 1D में बात करोगे तो n माइनस मीन्स 1n-k हो जाएगा। और यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और k क्या है, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो ये है हमारे पास जनरलाइज फॉर्मूला डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने का। जैसे हमारे पास हम बात करें डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम अगर मोनोटॉमिक की बात करें,
ठीक है। अगर हम मोनोटॉमिक की बात करें मीन्स एक ही पार्टिकल है, ठीक है। आप इसको 1D में भी देख सकते हो, 2D में भी देख सकते हो, 3D में भी देख सकते हो, ठीक है। ये तो आपकी मर्जी है कि आप 1D में देख रहे हो, 2D में देख रहे हो या फिर 3D में देख रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको 3D में देख रहे हो, ठीक है, अगर आप इसको 3D में देख रहे हो तो आपके पास यहाँ पे डायमेंशन कितनी है 3, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, ये वाला, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, 3n माइनस के वाला। मोनोटॉमिक मीन्स n 1 हो जाएगा, ठीक है, 3 1 माइनस के। अब क्या यहाँ पे हमने कोई कंस्ट्रेन लगाई है, पार्टिकल कहीं पे भी घूम सकता है, ठीक है, पार्टिकल 3D में कहीं पे भी घूम सकता है, तो हमने कोई भी कंस्ट्रेन नहीं लगाई है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, ठीक है, 3 माइनस 0 3 हो जाएंगी, ठीक है। अब इसी का दो हमारे पास मोनोटॉमिक है, ठीक है, ये भी एक मोनोटॉमिक है, ये भी एक मोनोटॉमिक है, तो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाले हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, इसके भी 3 आएंगे, इसके भी 3 आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जैसे ये भी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये भी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, ठीक है, ऑक्सीजन ना मान के इससे हम क्या मान सकते हो, हाइड्रोजन मानते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन मानते हैं। ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं 3, और ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं 3। अब मैंने क्या किया, इनको कनेक्ट कर दिया बाय अ कोवलेंट बॉन्ड। तो अब मैंने क्या किया है, इनको एक कोवलेंट बॉन्ड के साथ कनेक्ट कर दिया। अगर कनेक्ट कर दिया तो अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 2, ठीक है। अब कितने बॉन्ड बना रहा है ये, ठीक है, कॉन्स्ट्रेन कितनी लग रही है, कॉन्स्ट्रेन चाहे यहाँ पे डबल बॉन्ड बने चाहे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बने, आपने उसको एक ही कंसीडर करना है, ठीक है, कि एक कॉन्स्ट्रेन लग रही है। तो आपके पास कितना हो जाएगा, k की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि हमने एक कॉन्स्ट्रेन लगाई है। तो अगर एक कॉन्स्ट्रेन लगाई है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे 3 2 माइनस 1, तो ये 6 माइनस 1 ये हो जाएंगे 5, ठीक है। अब देखो अगर ये अलग अलग थे, ठीक है, अलग अलग थे, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 थे, इसके भी 3 थे, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 3 + 3, टोटल हो गए 3 + 3 6 हो गए। अगर हमने इसको कनेक्ट कर दिया मीन्स कंस्ट्रेन लगा दी, तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने रह गए 5 रह गए। तो हमारे पास कंस्ट्रेन लगाने से डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। जैसे आपके पास ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, O3 ओजोन, कितने बॉन्ड बना रहा है 3 बॉन्ड बनाए, चाहे वो डबल बॉन्ड चाहे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाए, बट आपने इसको एक ही काउंट करना है, इसका ध्यान रखना। तो आपके पास कंस्ट्रेन कितनी हो जाएंगी 3 हो जाएंगी। तो ऐसे हम किसी के भी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स निकाल सकते हैं। जैसे एक गेट के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, मे बी 2019 में आया हुआ था, कि आपके पास एक साइन वेव है, ठीक है, आपके पास एक साइन वेव है, एक क्वेश्चन आया हुआ था, एक साइन वेव है y = sin x, ठीक है। उन्होंने बोला था कि इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम्स बताओ, ठीक है, y = sin x, ये क्या है, एक साइन वेव है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, ठीक है। अब आप सोचोगे कि 2 कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, तो ये 2D की बात कर रहे हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होंगे, बट नहीं, हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन क्या लिखी थी, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब अ सिस्टम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे। अब यहाँ पे अगर आपको x पता चल गया, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे x पता चल गया तो आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपके पास x क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है, डिपेंड्स अपॉन x, ठीक है, y डिपेंड ही कर रहा है x पे। तो कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं
एक, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे 1। तो सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद रखना और कुछ नहीं याद रखना, और बाकी आपको पता चल जाएगा कि इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या होंगे। ठीक है, तो आज हमने किया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या होते हैं और कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं। बाकी हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।